हेलो साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। हम चर्चा कर रहे थे डायरेक्ट मेथड की। मैंने पहले भी आपसे इस बात की चर्चा की थी कि इस चैनल के गठन का एकमात्र उद्देश्य मात्र और मात्र आप तक अधिकृत सूचनाएं पहुंचाना है, अधिकृत जानकारी पहुंचाना है, अधिकतम और अधिकृत पाठ्यक्रम विशेषण पहुंचाना है। जब प्रथम कंटेंट का जब हम अध्ययन कर रहे थे प्रथम भाग का, तो उस दौरान मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि वो वीडियो की लंबाई कुछ ज़्यादा हो गई है ना। तो साइकोलॉजी को देखते हुए अधिगम, क्योंकि हम सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो अधिगम में किसी तरह की बाधा ना आए और कॉम्प्रिहेंशन स्तर सतत रहे, इसको मद्देनज़र रखते हुए इसके दो भाग हमने बनाए हैं। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड के दूसरे भाग की, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। पार्ट सेकंड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी क्या विशेषताएं हैं। टीचिंग कॉन्सेप्ट्स एंड वोकेबलरी आर टॉट थ्रू पेंटोमाइमिंग। हमने कुछ शुरुआत की थी शब्द की पेंटोमाइमिंग। पेंटोमाइमिंग का अर्थ होता है बनावटीपन, यानी कि किसी तरह के हाव भाव का प्रदर्शन, मूकाभिनय जिसे आप कहते हैं, है ना। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड अदर विजुअल मटेरियल्स। अगर आप कक्षा में कोई कंटेंट बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेंटोमाइमिंग स्टेज, पेंटोमाइमिंग स्टाइल, कोई हाव भाव प्रदर्शन, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जिन्हें रियालिया कहते हैं। हमने आपसे पहले भी बात की थी कि जब हम टीचिंग एड्स के बारे में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे तब इसके बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के टीचिंग एड्स होते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम, है ना। टीचिंग ग्रामर बाय यूजिंग द इंडक्टिव अप्रोच, है ना। हमने पहले भी बात की थी, पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है उसमें डिडक्टिव मेथड से इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें इंडक्टिव मेथड से इसको पढ़ाया जाता है। यानी कि इसमें लर्नर्स को पहले जो इस तरह के प्रेजेंटेशन इसमें दिए जाते हैं जिससे कि वो रियल लाइफ सिचुएशंस से उनको जोड़े और उसके बाद उसको फिर टारगेट लैंग्वेज में उसको ले करके जाए, है ना। टारगेट लैंग्वेज को इस तरह से उसके माइंडसेट में किया जाता है कि वो उसको अपने रियल लाइफ सिचुएशंस से उसको जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो मूल जो है इसमें जो ध्यान दिया जाता है वह स्पोकन लैंग्वेज में इस पर ध्यान दिया जाता है। और हमने पहले भी बात की थी, हमने क्रीचर शब्द के बारे में आपसे चर्चा की थी कि क्रिएचर जो है वो हम बोलते हैं जबकि वो गलत है, लेकिन वो इंग्लिश हिंदी में जो फोनेटिक ट्रांसलेशन है उसमें उसे स्वीकार किया गया है, लेकिन वास्तव में उसका जो उच्चारण है वो क्रीचर होता है। यानी कि बच्चे की जो मदर टंग है उसका जो पुट जो आता है बोलने में, उसका जो लहजा जो बोलने में आता है उसको भी इसमें स्वीकार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है फोकस इसमें जो होता है वो क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे होता है साथियों। क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो होता है उससे सबसे बड़ी बात ये होती है टीचर को ये पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना कॉम्प्रीहेंड किया है, लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। हम कॉम्प्रीहेंशन की परिभाषा फिर दोहराएं, द टोटल अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी कंटेंट इज नॉन इज कॉम्प्रीहेंशन, है ना। तो इसमें जो पढ़ाया जाता है वो कॉन्सेप्ट और वोकेबलरी जो भी पढ़ाई जाती है उसके लिए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होते हैं, अदर जो विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है और पेंटोमाइमिंग स्टेज का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसमें मुकाबिने इसमें करके बच्चे को बताया जाता है। और जो ग्रामर जो है वो ठीक है, सामान्य प्रेजेंटेशन द्वारा सिंपल रूल्स प्रेजेंटेशन इसमें किया जाता है जिससे बच्चा उसको अपने वास्तविक जीवन से एसोसिएट करता है और उसमें सेकंड लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में उसमें वो उसके ग्रामर का किस तरह से इस्तेमाल होता है उसका वो यूज करता है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो फोकस जो होता है वो फोनेटिक्स पे, स्पोकन लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाता है। हमने पहले भी बात की थी कि यह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बिल्कुल उल्टा है, इसलिए इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर हम आप वीडियो देख लीजिएगा उसमें रीडिंग और राइटिंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इसमें जो फोकस जो है वो क्वेश्चन आंसर पैटर्न पर दिया जाता है ताकि टीचर को कॉम्प्रिहेंशन लेवल पता लग पाए। नो ट्रांसलेशन, किसी भी तरह का ट्रांसलेशन नहीं। कॉन्सेप्ट्स आर टॉट बाय मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट बाय नेचुरल कॉन्टेक्स्ट थ्रू द मेंटल एंड फिजिकल स्किल्स ऑफ द टीचर। टीचर के द्वारा जो हमने पहले भी इसी वीडियो में थोड़ी एनालिसिस इस बारे में हमने कर लिया था कि इसमें प्राकृतिक रूप से, क्योंकि ये नेचुरल है, नेचुरल मेथड इसे कहा जाता है, तो शिक्षक द्वारा प्राकृतिक रूप से मेथड का इस्तेमाल करके उसको मूल रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी किसी रूप में उसमें मदर टंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब ये शिक्षक पर निर्भर करता है कि किस तरह से सेकंड लैंग्वेज के लिए क्लासरूम में वो एनवायरनमेंट बनाए। ये टीचर, अब देखिए डायरेक्ट मेथड उसको पढ़ाना है ना, डायरेक्ट मेथड पढ़ाना है, मेथड पढ़ाना है, तो उसने उसको मेथड जो है प्रत्यक्ष रूप में विधि से वो पढ़ा रहा है, इसे स्वीकार किया, लेकिन वो कक्षा में उसको किस तरह से लागू करके वो टेक्निक के तहत आता है, उसे विधि कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये अप्रोच, मेथड और टेक्निक, पहले वाला वीडियो अब आप भी देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। ऑरल ट्रेनिंग हेल्प्स इन रीडिंग एंड राइटिंग, है ना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग साइमल्टेनियसली। हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये जो है ये
सारी गतिविधियाँ एक साथ चलती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इसमें सबसे बड़ा फोकस जो है वो लिसनिंग पे दिया जाता है, फिर स्पीकिंग पे, और जिसके कारण रीडिंग और राइटिंग अपने आप आती है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता है। ग्रामर जो है वो इनडायरेक्टली इसमें पढ़ाई जाती है, जिसमें सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, और सिचुएशन क्रिएट करके उसको इनडायरेक्टली ग्रामर को पढ़ाया जाता है। उसमें डिडक्टिवली ग्रामर को नहीं पढ़ाया जाता है, डायरेक्टली उसमें ग्रामर को नहीं पढ़ाया जाता है, उसमें सिचुएशंस उसमें क्रिएट की जाती है और डिटेल ग्रामेटिकल एनालिसिस से इसमें परहेज किया जाता है। तो ये इस पर चर्चा का विषय है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं होता है, इसे बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड नेचुरल मेथड और डायरेक्ट मेथड, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल मेथड एंड लेक्चरल मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अगर ये प्रश्न आपका तैयार हो जाता है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स, ना सिर्फ अभी जो आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं उस पर, जबकि आने वाले समय में शिक्षण से संबंधित सारी विधियों से संबंधित आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टेक्निक्स, चलिए बात कर लेते हैं इसमें डायरेक्ट मेथड में कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आंसर, हमने पहले भी बात की थी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन लेवल तुरंत एक शिक्षक को पता लग जाता है, तुरंत शिक्षक को फीडबैक मिल जाता है। द टीचर आस्क क्वेश्चन ऑफ एनी टाइम एंड स्टूडेंट्स आंसर। वो किसी भी तरह के क्वेश्चन इसमें जरूरी नहीं है कि मात्र आप जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछें या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछें, है ना। ये आप टीचर पे डिपेंड करता है कि उसने जो कंटेंट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग किस तरह के प्रश्न पूछे। लेकिन क्वेश्चन आंसर टेक्निक का इसमें सबसे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया था डिक्टेशन। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात आती है साथियों कि डिक्टेशन के बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे यहाँ क्लियर करने वाली बात यह है कि डिक्टेशन जो होता है, अब LSRW ये 4 लैंग्वेज स्किल्स होते हैं। हम इसके आपसे अलग जब एक और वीडियो में हम आपसे और चर्चा करेंगे, है ना। तो ये आप मान करके चलें कि ये प्रश्न बहुत आता है कि डिक्टेशन जो है, जिसको हिंदी में श्रुति लेख कहते हैं, श्रुति लेख किस कौशल से संबंधित है, डिक्टेशन किस विधा से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, डिक्टेशन लिसनिंग से संबंधित है। कहते हैं डिक्टेशन लिखो, लेकिन लिखना तब होता है जब वो लिसन करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि इन डिक्टेशन विच स्किल्स बीन यूज्ड, विच स्किल बीन रिफाइंड, विच स्किल बीन एनालाइज। बच्चे में कौन सी स्किल का डेवलपमेंट होता है, तो आपका सीधा जवाब होगा लिसनिंग। डिक्टेशन यूज्ड टू डेवलप द लिसनिंग स्किल फॉर द डिक्टेशन एक ऐसी टेक्निक है जो लिसनिंग स्किल डेवलपमेंट करती है। रीडिंग अलाउड, द स्टूडेंट टेक टर्न रीडिंग सेक्शन ऑफ ए पैसेज, प्ले और अ डायलॉग अलाउड। देखिए, रीडिंग जो हम कक्षा में करते हैं, आपने लेसन्स जब बनाए होंगे, तो रीडिंग कितने प्रकार की होती है। जो टेक्निक, इन टेक्निक रीडिंग कितने प्रकार की होती है, मॉडल रीडिंग, लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। 3 प्रकार की रीडिंग होती है ना। लाउड रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लाउड रीडिंग क्यों कराई जाती है, ताकि इससे बच्चे के प्रोनाउंसिएशन के जो फ्लॉ है, प्रोनाउंसिएशन जो मिस्टेक बच्चे द्वारा की जा रही है, उसको दूर किया जाए एक शिक्षक द्वारा, है ना। तो ये टेक्निक्स हैं। देखिए आगे बात, अप्रोच, मेथड और टेक्निक। जब आप डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक है। पहला है क्वेश्चन आंसर टेक्निक, दूसरा है डिक्टेशन, और तीसरा है रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड में सबसे बड़ी बात देखिएगा, इसमें प्ले और डायलॉग जो है वो बोलना, जो है प्ले के दौरान जो डायलॉग बोलना भी इस रीडिंग अलाउड की कैटेगरी में इसमें रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेहतरीन संदर्भों में से एक संदर्भ। ये प्रश्न बार बार आता है कि डायरेक्ट मेथड की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वापस मैं आपको पीस ऑफ सजेशन फ्रॉम माई साइड कि प्लीज़ जो एक हमारा जो वीडियो है जिसमें हमने अप्रोच, मेथड और टेक्निक को एनालाइज किया, उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, इसमें और टेक्निक क्या होती है। व्हेन अ स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक, द टीचर ऑफर हिम और अदर तो सेकंड चांस टू गिविंग अ चॉइस, है ना। अगर कोई बच्चे ने, देखिए अब इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि ओवर क्राउडेड जो क्लासरूम्स होती हैं, इसमें अगर आपने कोई डिक्टेशन करवाया है ना, या होमवर्क दिया है, तो उसको सुधारने का तरीका क्या होता है। अभी तक ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं भाई, कॉपी बच्चे से मंगाते हैं, उसको चेक करते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो आंसर है उसे चॉक बोर्ड पर लिख दें और बच्चों को कहें आप क्या सेल्फ करेक्शन करें। तो बच्चे को सेल्फ करेक्शन करने से ये होता है कि बच्चे में जो एक तो सेल्फ उसमें को एक डिपेंडेंट जो होता है उसकी डेवलपमेंट होता है ना। और उसमें खुद गलतियां कम करने का होता है, भाई खुद से गलतियां कम करेगा बच्चा, है ना। दूसरा कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, इसमें कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस बच्चे से करवाई जाती है। द स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क द ओन क्वेश्चंस टू द अदर स्टूडेंट्स एंड टू द टीचर। लेट एवरी चाइल्ड बी स्पीक का इसमें कॉन्सेप्ट है। बच्चा खुद प्रश्न बनाता है और खुद प्रश्न बना करके उसमें वह प्रश्नों का उत्तर अपने साथियों से या अपने शिक्षक से प्राप्त करता है। यानी कि इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है, लोचशीलता इसमें प्रदान की है।
दिस एनेबल्स बोथ द टीचर एंड लर्नर इंटरेक्शन एज वेल एज लर्नर लर्नर इंटरेक्शन। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, अभी तक की जो शिक्षण व्यवस्था है उसका एक ड्रॉबैक ये होता है, उसमें टीचर लर्नर इंटरेक्शन नहीं होता है। इंटरेक्शन का अर्थ क्या होता है, द्विसंवाद है ना, दोनों प्रकार का संवाद होना, इंटरेक्शन है ना। तो इसमें इंटरेक्शन की पूरी संभावना होती है और साथ में स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन करने से उनमें एक झिझक की भावना उसमें दूर होती है। जॉन हॉल्ट को आपने पढ़ा होगा, जॉन हॉल्ट कहता है बच्चा दब्बू बन जाता है ना। आपने बच्चे और बचपन में पढ़ा होगा, जॉन हॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है जैसा घर में जो बच्चा जितना आउट स्पोकन होता है स्कूल जाती है वो दब्बू हो जाता है ना, डर की प्रवृत्ति उसमें विकसित हो जाती है। तो वो उस प्रवृत्ति का भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें नाश होता है और बच्चे के मन में जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आउट स्पोकन है, बोलने की प्रवृत्ति जो है, क्रिएटिविटी है, उसका विकास होता है। पैराग्राफ राइटिंग, द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट अ पैराग्राफ अ पैसेज इन हिज ओन वर्ड्स। ये लगभग अंत में किया जाता है कि बच्चे को उसका अपनी इच्छा से कोई पैसेज या पैराग्राफ लिखने को कहा जाता है, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होता है। देखिए इसमें बस एकमात्र उद्देश्य डायरेक्ट मेथड का मात्र यही है कि बच्चे में टारगेट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन लेवल उसमें इम्प्रूव होना चाहिए। ये बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि डायरेक्ट मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है, डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से अप्रोचेस का इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट मेथड की टेक्निक कौन कौन सी होती है, इसके तहत जो टेक्निक का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका इस्तेमाल किस किस रूप में होता है, शिक्षक इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकता है, इसके बारे में जितना एनालिसिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन सी मेरिट्स हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं इस मेथड की। फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, ये भाषा के कॉम्प्रिहेंशन को ये प्रमोट करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज बिकम्स ईजियर ड्यू टू द इनिप्शन ऑफ द लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द मदर टंग, है ना। मदर टंग का जो है उसको एक अलग पैरामीटर में रखा जाता है, उसमें घालमेल इसमें नहीं किया जाता है। जबकि आपने बात देखा होगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग पे इतना जोर दिया जाता है कि बच्चा जब कक्षा से निकलता है तो उसको याद ही नहीं रहता कि उसने टारगेट लैंग्वेज पढ़ी है, मदर टंग पढ़ी है ना। इट establishes द डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द कॉन्टेक्स्ट एंड हेल्प्स द अंडरस्टैंड डायरेक्टली व्हाट ही हर्ड एंड रीड इम्प्रूव्स, है ना। ये सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि बच्चा जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, डायरेक्ट उस कॉन्सेप्चुलाइजेशन को एक्सेप्ट करता है, उसमें कहीं भी कोई दूसरी भाषा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बच्चा जो सामने देख रहा है, बच्चा देख रहा है आइसक्रीम, तो वो आइसक्रीम ही है ना, उसको कुल्फी नहीं है, वो आइसक्रीम है। वो इसमें कॉन्सेप्ट जो बच्चे का होता है रियल लाइफ सिचुएशन से इसमें जोड़ा जाता है और उस बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कॉम्प्रिहेंशन लेवल इंप्रूव होता है। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच इसमें बढ़ती है, बच्चा इसमें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, जो कि लगभग हर टारगेट लैंग्वेज बोलने वाले का एक सपना होता है। टारगेट लैंग्वेज जो सीखता है उसका एकमात्र सपना ये होता है कि वो भाषा निर्बाध या अबाध रूप से वो सेकेंड लैंग्वेज को बोले। तो इसमें क्योंकि वो एनवायरनमेंट उस तरह से क्रिएट होता है तो बच्चे में फ्लुएंसी ऑफ स्पीच उसमें होती है ना। रिजल्ट ईजियर इन राइटिंग, लिखने से तो बोलना आसानी होता है, क्योंकि इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण ये है लिखने में ग्रामर के रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, याद रखिएगा कि लिखते वक्त ग्रामर के रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन बोलने में ग्रामर के रूल का ओवर बाउंडेशन नहीं होता है। आगे हम एक वीडियो में इसकी आपसे चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इट टेंड्स टू इम्प्रूव एक्सप्रेशन इन राइटिंग एंड इट इज़ ए क्विक ऑफ वे ऑफ लर्निंग एंड एक्सपांडिंग द वोकेबलरी। देखिए अगर आप किसी भाषा में महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसका पहला जो कदम होता है वो वोकेब होता है, वोकेबलरी होता है। हमारा वर्ड पावर, वोकेबलरी पावर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हम उस भाषा के शब्दों और भाषा के में उतनी ज़्यादा ही हम लोग उसकी पकड़ कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो एक टूल है। स्ट्रक्चर इज द टूल ऑफ लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर इज द टूल ऑफ लैंग्वेज, बट द वोकेबलरी इज द बेस ऑफ द लैंग्वेज। ये किसी वोकेबलरी जो होती है वो किसी लैंग्वेज का बेस होती है, ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की वोकेबलरी इंप्रूव होती है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल इसका इंप्रूव होता है, बच्चे की तो हेजिटेशन जो है वो एक तरफ हटती है और उसमें ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट इन द एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन करना पड़ता है, वो झिझकता नहीं है ना। उसमें झिझक जो होती है वो एक तरफ हो जाती है। जो टारगेट लैंग्वेज का बेस क्या है, बच्चे हमारे मन में आज जैसे हम लोग हैं, हम जितनी मदर टंग जितनी फ्लुएंटली बोल सकते हैं उतनी फ्लुएंटली हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन अगर टारगेट लैंग्वेज के थ्रू अगर कक्षा में पढ़ाया जाए, पूरा जो वही एनवायरनमेंट जो हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी, ईट इंग्लिश स्लीप इंग्लिश ड्रिंक इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को कक्षा में दिया जाए तो बट नेचर है, बच्चे के मन में सेकंड लैंग्वेज के प्रति डर भी दूर होगा और बच्चे के मन में इंग्लिश या सेकंड लैंग्वेज के प्रति झिझक भी हटेगी। रीडिंग को एड करता है, रीडिंग बिकम्स ईजियर एंड मोर प्लीजेंट, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है, ये LSRW के आधार पर चलता है, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग और उसके बाद रीडिंग,
है ना, उसके बाद राइटिंग, है ना। जब इतने कॉन्सेप्ट जब प्रॉपर जो ये मान के चलें कि आप जब जो लैंग्वेज टीचिंग की जो साइकोलॉजी है, साइको एनालिसिस कॉन्सेप्ट है, जब उसको फॉलो करता है तो कहीं कोई समस्या की बात ही नहीं होगी, है ना। तो रीडिंग बिकम्स ईजियर एंड मोर प्लेजेंट एंड इट आल्सो प्रमोट द हैबिट ऑफ क्रिटिकल स्टडिंग। तार्किक रूप से क्रिटिसाइज क्रिटिकल स्टडिंग को, भाई आज ये किताब की कह रही है ना। जैसे मैं आप लोगों से यही बात कहता, हम लोग यही चर्चा बार बार करते हैं कि भाई जैसे आपके लिए कंटेंट जो मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये कंप्लीट एनालिसिस आपके पास है। ये मेरी क्रिटिकल रीडिंग के बाद मैंने राइटिंग करके आपके सामने रखा है। जब तक हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, जब हम एक प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसकी रेट को हम एनालिसिस करते हैं, है ना, और फिर प्रोडक्ट की रेट को एनालिसिस करने के बाद उसके फीचर्स को एनालिसिस करते हैं, देन व्हाट इज दैट, है ना। आपकी जो क्रिटिसिज्म होता है वो क्या होता है, समालोचना पार्ट क्यों, टू फॉर द इम्प्रूवमेंट, है ना, फॉर द एनालिसिस। तो इससे बच्चे में एनालिटिक क्रिटिकल रीडिंग की इसमें आदत डेवलप होती है। इट इम्प्रूव्स द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज सेंस, है ना। लैंग्वेज सेंस का बच्चे में डेवलपमेंट होता है, वो लैंग्वेज के बारे में समझने लगता है, लैंग्वेज के बारे में महसूस करने लगता है। एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि उसको इंटरेस्टिंग बनाती है, एक्साइटिंग बनाती है ना। आप किसी भी कक्षा में जाइए, वहाँ आप जितनी एक्टिविटी कराएंगे वह आप वो कक्षा उतनी ही ज़्यादा आपके साथ फ्रूटफुल होगी, उतनी ज़्यादा आपके साथ कोऑपरेटिव होगी। Emphasize the target language by helping the pupil express their thoughts and feelings directly in the target language। देखिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप बच्चे को भले टूटा फूटा भी सही, गलत सलत भी सही, उसमें उसका लोकल, उसका जो पुट आ रहा है उसका बोलने का, उसका जो फनेटिक का जो प्रोनाउंसिएशन का जो उसका फोर आ रहा है, तो उसे आप स्वीकार कीजिए, लेकिन उसको बोलने के लिए प्रमोट कीजिए कक्ष में, है ना। लेकिन उसमें कहीं भी मदर टंग का इस्तेमाल आप मत करने दीजिए। मदर टंग शुड बी अवॉइडेड। तो इससे बच्चा जब सोचेगा तब बोलेगा। और हमारा उल्टा है साथियों, हम इंग्लिश जब पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी। तो ये कमी को अगर आपको दूर करना है बच्चों में या खुद में भी, क्षमा कीजिएगा, खुद में भी, तो आप ये मान करके चलें कि कक्ष में और अपने व्यवहारिक जीवन में भी टारगेट लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें बोलचाल में। वो किस हद तक हो सकती है, ये आगे एक वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि इसमें NCF 2005 इस संदर्भ में क्या कहता है, इसकी हम चर्चा करेंगे, है ना। इट डेवलप्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। रीडिंग और राइटिंग के इसका जो है एक क्रम है उसको फॉलो करता है। हमने पहले भी चर्चा करी थी, LSRW का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो होता है ना। एंड इन इम्प्रूव्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। भाई अगर आपको, देखिए, अगर आपको टारगेट लैंग्वेज बोलनी आती है, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश बोलने आती है तो ये मान करके चलें कि आप किसी भी स्थान पर जा कर के अपनी छाप छोड़ सकते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी अलग बना करके आप जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इंग्लिश बोलना, क्योंकि आपको पता है अब तो ये ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है ना। वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण है। तो भूमंडलीकरण में तो एक देश की सीमा तो बस ठीक है, सैनिकों तक ही है, या मात्र सरहद जो है वो ज़मीन पर खींची गई रेखाएं, इधर तो पूरा विश्व एक है, ग्लोबल विलेज है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज आनी जरूरी है, और इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। पूरे विश्व का 90% जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में होता है, आपको जान के आश्चर्य होगा। तो जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है अगर वो अपने को आती है तो ये मान करके चलें कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बढ़ती हैं, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने के कारण हम कई बार समानांतर बिजनेस भी इसमें कर सकते हैं। पैरेलल बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी डायरेक्ट मेथड से हमें प्राप्त हो सकती है, इसके इस्तेमाल द्वारा प्राप्त हो सकती है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग वर्ड्स फ्रॉम पैसिव वोकेबलरी टू द एक्टिव वोकेबलरी। कई ऐसी जो पैसिव वोकेबलरीज जो होती हैं उन्हें हम एक्टिव वोकेबलरी के रूप में हम लेकर के आते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात भारत जो अंग्रेजी की वो ये है कि इंग्लिश में हमेशा नए शब्दों का आना जाना लगा रहता है, ये कंटिन्यूस होता है ना। संस्कृत, क्षमा कीजिएगा, संस्कृत देववाणी है, लेकिन संस्कृत को देववाणी कहते हैं, लेकिन आज संस्कृत मत भाषा के रूप में। क्यों? क्योंकि आज संस्कृत का इस्तेमाल बोलचाल की भाषा के रूप में नहीं होता है। पाणिनि ने उसे व्याकरण में बांधा और आज वह अस्तित्वहीन हो चुकी है, मृत भाषा हो चुकी है। और लगभग वह हिंदी के साथ भी ऐसा ही, ठीक है, हिंदी को हम बोलने वाले लोग हैं, थोड़े देवनागरी कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, और कुछ मूर्धन्य लोग हैं जिनके कारण हिंदी अपना अस्तित्व आज बचाए हुए है, लेकिन फिर भी आज हिंदी उस स्थान पर नहीं पहुंच पाई जिस स्थान पर अंग्रेजी है। कारण यह है कि उसमें हमेशा उसके डिक्शनरी में, उसके शब्दकोश में नूतन नए नए शब्द उसमें शामिल होते रहते हैं। अब लेटेस्ट शब्द उसमें संविधान शामिल किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है अंग्रेजी की, कि अंग्रेजी में कोई भी पैसिव नहीं है,
हर चीज़ एक्टिव है और कोई पैसिव लगती भी है तो दूसरे भाषाओं के शब्दों को वो अपने भाषा में स्वीकार कर लेते हैं. Helps in proceeding in the English language from particular to general. It bridges the gap between the practice and the theory. अंग्रेजी बोलना सर एक बहुत बड़ा एक एलिट वर्ड इसमें माना जाता है. एलिट यानी कि वाइट कॉलर लोग ही इंग्लिश बोल सकते हैं. लेकिन जब आप देखिए, यहाँ मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप सरकारी विद्यालयों की बात करेंगे हम लोग, अगर सरकारी विद्यालयों में भी अगर बच्चों को मौका दिया जाए, अगर अंग्रेजी का उनको इस तरह के से सराउंडिंग दिया जाए, तो ये मान करके चले कि थियोरी और प्रैक्टिस, ऊंच और नीच का जो इन्फीरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा और बच्चा अपने आप को मुख्य धारा में स्वयं महसूस करने लगेगा. It makes use of audio visual aids and also facilitates reading and writing. Audio visual aids, AV aids का इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसके तहत किया जाता है ना. ऑडियो मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और जो ऑडियो विजुअल एड्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए लगभग हम बिल्कुल एक नया अलग वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे. मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरा जो उद्देश्य है वो किसी भी तरह से प्रोफेशनल नहीं है, किसी भी तरह से व्यावसायिक उद्देश्य को लेकर के यह चैनल मैंने नहीं बनाया है. यह चैनल गठन का एकमात्र उद्देश्य आप तक अधिकृत सूचनाएं, अधिकृत विश्लेषण आपको पहुंचाना है. और मेरा यह दावा है कि यह वीडियोस देखने के बाद, इस चैनल को देखने के बाद आपको कहीं और से कॉन्सेप्ट अपना कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा. आप निश्चिंत रहिए. आप जिस तरह का जो फीडबैक मुझे दे रहे हैं, ये धन्यवाद इसके लिए. यह जो फीडबैक है ये मेरे लिए एक आपकी तरफ से पुरस्कार से कम नहीं है, धन्यवाद उसके लिए. लेकिन मेरा एकमात्र उद्देश्य आपका ये चैनल आपका है, आपके लिए है. It facilitates alertness and participation of the student. स्टूडेंट्स को जब इसमें एक्टिविटी जब कराई जाती है, देखिए अगर जैसे मैं अब अगर इंटरेक्शन में अगर ये हम प्रयास करेंगे, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम आपसे इंटरेक्टिव क्लासरूम में भी रूबरू होंगे, है ना. उसकी जो कुछ जो सीमाएं हैं जब वो पूर्ण हो जाएंगी इस यूट्यूब के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेट मैं हम आपसे प्रयास करूँगा और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोगों से जब हम इंटरेक्ट होंगे, है ना. तो इंटरेक्शन में सबसे बड़ी बात ये होती है, बच्चे का जब पार्टिसिपेशन जब बढ़ता है तो उसमें अलर्टनेस आती है ना. सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, ये एक कोट है थॉमस जेफरसन द्वारा क्या कहा गया. तो जब बच्चे को अलर्ट आप करेंगे, जागरूक आप करेंगे, तो डेफिनेटली वो डेमोक्रेटिक वैल्यू की तरफ जाएगा. वो इस बात को कहेगा कि भाई वास्तव में अब मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि कभी भी मुझसे कुछ भी पूछा जा सकता है ना. ये जब बच्चे में ये भय नहीं है, फिर आपसे कह रहा हूँ, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन अलर्टनेस एंड फियर, है ना. ये अलर्टनेस और फियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. डर नकारात्मक होता है, अलर्टनेस जो होता है पॉजिटिव होता है. तो जब बच्चे में आप ऑप्टिमिज्म क्रिएट करते हैं, जब उससे भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो यह डायरेक्ट मेथड की सबसे बड़ी विशेषता है. ये ध्यान रखिएगा. इसमें शब्द महत्वपूर्ण जो फैसिलिटेट्स इसमें आया है, फैसिलिटेट शब्द, फैसिलिटेटर कहाँ आया है, एनसीएफ 2005 में. इसके हम व्यापक चर्चा करेंगे. तो ये एक कुछ विशेषताएं हैं जो डायरेक्ट मेथड की हैं. महत्वपूर्ण विशेषताओं में से कुछ विशेषताओं की हमने चर्चा आपके सामने की. इंग्लिश में कहावत है साथियों, दैट एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न्स, हर गुलाब में कांटे होते हैं. तो इसकी भी क्या डिमेरिट्स हैं, इसकी भी क्या कमियां हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि रिटर्न वर्क को अवॉइड करता है, रीडिंग को ही अवॉइड करता है. इसका एकमात्र उद्देश्य बच्चे की लिसनिंग और स्पीकिंग का जो कैलिबर है उसको बढ़ाना है. इट मे नॉट होल्ड वेल इन हायर लेवल क्लासेज वेयर द ट्रांसलेशन मेथड इज मोर सूटेबल. उच्च कक्षाओं में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगता है, टारगेट लैंग्वेज धीरे धीरे कम होने लगती है. और जब कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप में जब टारगेट लैंग्वेज आती है तो उसमें मदर टंग का इस्तेमाल उस वक्त ज़्यादा उसमें किया जाता है. इसलिए ये प्राइमरी लेवल पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, सेकेंडरी लेवल पर नहीं. इट सपोर्ट्स ओनली लिमिटेड वोकेबलरी, सिर्फ सीमित वोकेबलरी जो दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए बच्चे के लिए इस्तेमाल होती है वो उसमें प्रयुक्त होती है. इट रेस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ वोकेबलरी एज और नॉट ऑल वर्ड्स कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद देयर मीनिंग्स. हर शब्द जो है उसको उसके मीनिंग से, उसके रेफरेंस से, कक्षा का सिचुएशंस से हम लोग नहीं जोड़ सकते. इसलिए इसके जो वोकेबल्स जो हैं वो काफ़ी लिमिट हैं. इसके जो डिक्शनरी के जो शब्द हैं उनके बहुत कम शब्दावलियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है. इस लेक्स एप्लीकेशन, इसमें जो एप्लीकेशन है उसकी कमी है. ये मेथड जो एम करता है एक्टिव कमांड ऑफ ए लैंग्वेज, ओनली द क्लेवर चाइल्ड कैन बी प्रॉफिटेड बाय दिस मेथड. इसमें क्या होता है कि तो इसमें जो इसके जो वैल्यूज़ हैं इसमें इसके इतने व्यापक नहीं होते हैं. यानी कि इसमें जो बहुत जो इंटेलेक्चुअल बच्चा है जिसको घर से ही टारगेट लैंग्वेज के बारे में जानकारी प्राप्त है, जो टारगेट लैंग्वेज के बारे में समझता है, वो मात्र और मात्र वही इससे लाभ
प्राप्त कर सकता है, अदर इसमें लाभ प्राप्त करने की सीमा सामान्य बच्चों के लिए नहीं है। इट डज नॉट सूट और सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट इन द लार्ज क्लास। और भारत के संदर्भ में आपको पता है कि हमारे जो ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स हैं, तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स में हर बच्चे तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हम नहीं कर सकते, हर बच्चा इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, और ये बड़ी क्लासेस के लिए इनकन्वीनियंट है। टीचर के पास इतना समय नहीं होता है। और भारत के संदर्भ में देखा जाए, हम आप एक और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इंग्लिश का जो स्वरूप है वो भारत में किस में है, इसके हम क्रिटिकल एनालिसिस का एक वीडियो आपके लिए तैयार करके जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें इस बात की चर्चा करेंगे कि ये ह्यूज क्लासरूम्स के लिए ये उपयुक्त नहीं है। तो इसकी कुछ कमियां हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। इट इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग, हमने पहले ही बात की थी कि रीडिंग राइटिंग एस्पेक्ट जो है, जो कि रीडिंग और राइटिंग, देखिए अगर आपको किसी देश का साक्षरता लेवल, साक्षरता स्तर अगर जानना हो तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ के निवासी कितने पढ़े लिखे हैं, है ना। हर देश में उसका पैरामीटर कुछ अलग है। लिसनिंग स्पीकिंग जो है वो उससे वो यूनिवर्सल लैंग्वेज स्किल, प्राइमरी लैंग्वेज स्किल है, वो इस कैटेगरी में नहीं आती है। और डायरेक्ट मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, रीडिंग और राइटिंग को बिल्कुल नेग्लेक्ट इसमें किया जाता है। इसमें ग्रामर को जो है, जो इसमें इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ाया जाता है, ये इसकी एक कमी है ना। डज नॉट टीच ग्रामर सिस्टमेटिकली, है ना। टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस को जब आपको क्रिएट करना है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाना है आई एम ड्रिंकिंग कप ऑफ टी, अगर आपको पढ़ाना है रियल लाइफ सिचुएशन, तो आपको बच्चे के लिए टी का इंतजाम करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। स्लो लर्नर्स के लिए ये लेस सूटेबल है ना। क्योंकि स्लो लर्नर जो होते हैं, जो अपना मदर टंग ये प्रॉपरली उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, वो स्लो लर्नर होते हैं। स्लो लर्नर की डेफिनेशन के रूप में अगर इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड में कहा जाए, तो जो सेकंड टारगेट लैंग्वेज में अपने आप को ईजी नहीं पाते हैं, उनके लिए ये यूजफुल नहीं है। इसके लिए स्किल्ड टीचर्स की आवश्यकता होती है ना। बहुत बड़ी बात है, जब तक टीचर ही स्किल्ड नहीं होगा, यानी कि टीचर में अगर पेडागोजिकली वो साउंड नहीं होगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, है ना, स्किल्स कौन कितने प्रकार की है, लैंग्वेज कितने प्रकार की है, पेडागोजी का क्या अर्थ है। हम व्यापक इसको एक दो छोटे छोटे प्रयास करेंगे, कुछ छोटे वीडियोस में आपको आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर किया जाए, क्योंकि वो यूनिवर्सल हैं। ये बहुत बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है जो आते हैं हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एग्जामिनेशंस में आते हैं, है ना। और भारत की कंडीशन ये है कि जो अधिकतर जो टीचर्स हैं वो उनका इंग्लिश में पुअर कमांड है ना। दे आर इन पुअर स्कूल्स है, वो द पुअर कमांड ऑफ इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में उनका पुअर कमांड है, और पुअर कमांड होने के कारण वह उतना जो है टीचर जो है जस्टिफाई नहीं कर पाता है डायरेक्ट मेथड के साथ। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं, इसका चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन के रूप में सामने आया, है ना। ये मान के चलता है कि ये इसलिए बनाया गया ताकि एक डोमेन, एक सुपीरियरिटी रहे टारगेट लैंग्वेज पर जो है लर्नर की, है ना। इसलिए इसको नेचुरल मेथड कहा जाता है, नेचुरल मैनर पे है। यानी कि ये नेचुरल, ये बहुत बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि नेचुरल मैनर, विच मेथड टॉट इन ए नेचुरल मैनर, नेचुरल मैनर में कौन सा मेथड पढ़ाता था, है ना। तो इसके लिए आपका सीधा जवाब है डायरेक्ट मेथड। ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न है, हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, परफेक्ट कमांड ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज पे परफेक्ट कमांड लेकर के आना, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों स्किल्स को कवर करता है। बेहतरीन इस मेथड की विशेषता है। द मेन फोकस इज मेक द लर्नर थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज एंड द सेम मैनर द लर्निंग हिज और मदर टंग इन द मोस्ट नेचुरल वे। नेचुरल में पढ़ाना, जिस तरह से वो अपने लैंग्वेज मदर टंग को के बारे में सोचता है, उसी तरह से उसको टारगेट लैंग्वेज में भी सोचने के लिए प्रेरित करना, यह इस मेथड की बहुत बड़ी विशेषता है। ये ट्रेडिशनल मेथड लैंग्वेज लर्निंग पीपल पार्टिसिपेशन was found to be diminished as the teaching is perceived to be long and monotonous। जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वो क्या मोनोटोनस क्लासरूम्स है, उसको आप देख लीजिएगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हमने एनालिसिस किया गया है। मोनोटोनस यानी कि नीरस या एक रूपता वाले क्लासरूम्स होती हैं, जो टीचर सेंटर्ड होती हैं, जिसमें एक्टिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होता है, और शिक्षक ही उसमें इंटरेक्शन उसमें बिल्कुल नहीं होता है ना। जबकि डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर हम इस बात की चर्चा करेंगे निष्कर्ष रूप में। अब हम एक बात आपसे ये कहेंगे कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की तरह ही अब
डायरेक्ट मेथड भी आउट ऑफ डेटेड हो चुका है, क्योंकि यह जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, यहाँ पे आप इंग्लिश को इस तरह से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बच्चा 6 घंटे हमारे पास है, 18 घंटे वो कक्ष से बाहर अपने परिवार के साथ है, तो वहाँ उसको उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता। इसलिए अब ये मेथड भी आउट ऑफ डेटेड मेथड हो चुका है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड आउट ऑफ डेटेड मेथड है, लेकिन बावजूद इसके इन मेथड्स को आज भी अस्तित्व में माना जाता है, क्योंकि यही मेथड बेसिक मेथड्स रहे हैं जिनके आधार पर अन्य मेथड्स का विकास हुआ है। शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद देखने के लिए। अगले मेथड में हम चर्चा करेंगे ऑडियो लैंग्वेज मेथड की, अगले वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों को दें, इसको आप रिकमेंड करें। और फिर आप ध्यान रखिएगा, ये इस चैनल को प्रारंभ करने का मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, ये मात्र और मात्र आपकी सेवा के लिए मैंने ये चैनल बनाया है कि मेरा जो 12 से 15 साल का जो अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। मेरी तरफ से यह एक आप लोगों के लिए यह शिक्षा के क्षेत्र में मेरी तरफ से एक योगदान होगा। शुभकामनाओं के साथ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं।